राधे नमस्ते। ब्राह्मी विद्यापीठ के सभी स्टूडेंट को मेरा बहुत सारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एस जयशंकर साहब जो प्रेजेंट में हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी है जो कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, फॉरेन रिलेशंस को लेकर के। और मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसी चैनल पे कवर किया है। चैप्टर 3 के लिए आप लोगों ने मांग की थी, तो देखिए मैं प्रस्तुत हूँ आज की क्लास में आप सभी के साथ चैप्टर 3 को लेके। बहुत प्यारा सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है कृष्णा चॉइस, भगवान कृष्ण की क्या चॉइस। तो आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो एक निर्णायक भूमिका में थे और गीता का ज्ञान आप सभी को पता है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ा होकर के दिया था, आज तक उससे बड़ा टेस्टिमोनियल जो आप लोग कहते हैं या उससे बड़ा एक कोई साधन नहीं है दुनिया भर में। अगर आप किसी परिस्थिति को समझना चाहते हैं कि असल में उस परिस्थिति में करें क्या, आपने देखा होगा कि बार बार हमारा जो देश है एक द्वंद्व में पड़ जाता है और उसे कहना पड़ता है कि वी आर इन द पोजीशन ऑफ द पीस। जो भी कोई शांति चाहता है हम उसी के खेमे में खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कह दें कि हम रशिया की तरफ हैं, यूएसए की तरफ नहीं, तो ये हमारे उनके साथ हित के लिए सही है या नहीं, हमारे देश हित के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि कृष्ण भगवान की क्या चॉइस थी। कब? जब वो बैटल में खड़े थे, युद्ध भूमि में खड़े थे। तो यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर। एक कल्चर है राइजिंग पावर का, स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर। भारत एक उभरता हुआ शक्ति है और क्या कल्चर रहा है भारत का, हम किस तरीके से आगे विकास करेंगे। यहाँ पे गोथे के द्वारा एक दी गई कोट है, उन्होंने कोट की है और कहा है ए नेशन दैट डजंट ऑनर इट पास्ट। एक देश जो अपने भूत को या अपने बीते हुए कल का सम्मान नहीं करता, हैज़ टू फ्यूचर, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। तो आप मतलब अगर कहीं इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट या पास्ट से क्या हमें सीख लेनी चाहिए, ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इसको वहाँ कोट कर सकते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो मैं कहूँगी सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट लाइन है बुक में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द, ऐसी लाइन जो एज इट इज़ आप अपनी परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ। पिछले 2 चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारी ऐसी लाइनें जो एज इट इज़ आप ना सिर्फ ऐसे बल्कि जीएस के डिफरेंट पेपर में, मैं सिर्फ पॉलिटी नहीं कहूँगी कि जहाँ पे आईआर पूछता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द जीएस आप इसको टोटली यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फैक्ट को, इन चीज़ों को अपने जुबान पे रखिएगा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू इफ़ यू कोट ऑल दिस लाइन इट्स मेक अ गुड सेंस एंड इम्पैक्ट हैविली, राइट। सो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। एज इंडिया राइजेज क्वेश्चन विल नेचुरली बी आस्क्ड एज टू बी व्हाट काइंड ऑफ पावर इट विल बी। जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और सुपर पावर जो कोट कहते हैं ना, जैसे कि यदि कोई हीरो बना तो हम उसको सीधा सुपरस्टार कोट करने लगते हैं, रैदर टू इट कि हम उसे एज ए एक्टर एक्सेप्ट करें। तो ये दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप करता है ऑन द ऑडियंस एज वेल एज द एक्टर हु इज़ प्लेइंग इन द पिक्चर। सो भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसके प्रति एक सवाल पूछा जाता है कि भारत किस प्रकार की शक्ति होने जा रहा है। क्योंकि दुनिया ने अभी तक 2 तरीके की शक्ति देखी, एक तो कैपिटलिज्म और दूसरा आप कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक, या आप कह सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक। अगर आप अमेरिका को डेमोक्रेसी कंसीडर करते हैं सो यू नीड टू बी गो डीपर एंड टेस्ट टू योर रियल नॉलेज, क्योंकि अभी तक जितना मैंने जाना है रियल डेमोक्रेसी इज़ nowhere lies in the world. It is not possible that any country become pure democracy, real democracy, or even
the half an percentage of the democratic definition they fulfill. आगे देखते हैं. China draws on its cultural heritage to project its personality and shape its narrative. अब देखेंगे ना कि जब भी चाइनीज़ लैंग्वेज या वो चाइनीज़ चेहरे या फिर आप देखेंगे ना चाइनीज़ सिंबल जो उस तरीके का इन लोगों का घर होता है इस तरीके के शेप का, तो वो ऐसे ऐसे टाइप डिज़ाइन होती है. तो वो एक तरीके से उन लोगों ने दिमाग में प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत लोगों के दिमाग में प्रोजेक्ट किया कि व्हाट इज़ चाइना या व्हाट वाज चाइना, व्हाट विल बी चाइना. तो कल्चरल हेरिटेज को उन लोगों ने लोगों के दिमाग में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया. इंडिया इट इज़ लेस ड्यू टू आवर ओरल ट्रेडिशन देन आवर लिमिटेड ग्लोबल साइलेंस नाउ. भारत इस मामले में पीछे है या कम है, ऐसा क्यों है? आप सभी को पता है कि जब हमारे अगर पुराने टेक्स्ट खोजे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे सबसे पुराने टेक्स्ट हैं वो 2 फॉर्म में मौजूद हैं. कौन कौन से फॉर्म में? तो वो होते हैं श्रुति और स्मृति. ये क्या होता है? श्रुति मतलब जो भी कुछ हमने सुना है, स्मृति मतलब जो भी कुछ हमें याद है. इन द सेंस जो हमारा ट्रेडिशन रहा है वो कहीं से भी रिटन नहीं रहा है या कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको दिखा के हम कह सकते हैं कि देखिए दैट वाज माय आवर कल्चर और आवर ट्रेडिशन. तो हमारा ट्रेडिशन बहुत ही ओरल रहा है. हम कैसे कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया? बताओ कैसे सोने की चिड़िया है? वी हैव नॉट इनफ प्रूफ बट वी हैव इन अ सेंस कि हाँ ऐसा रहा होगा. ए नेशनलिस्टिक इंडिया इज़ विलिंग टू डू मोर विद वर्ल्ड नॉट लेस. तो अगर एक नेशनलिस्टिक इंडिया जो इस तरीके से बढ़ रहा है तो उसको दुनिया के सामने ज़्यादा करना होगा, ना कि कम. इंडिया हिस्ट्री शोज दैट इट डज नॉट फॉलो अ विनर्स टेक्स ऑल अप्रोच टू कंटेस्टेशन. जैसे कि अगर समझिए कि कोई एक प्रतियोगिता हो रही है और उस प्रतियोगिता में 3 विनर चुने गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है, तो भारत में या आपके क्लास में ऐसा होता था कि फर्स्ट प्राइज़ को दे दिया 500 रुपीज़, मान लीजिए कैश प्राइज हो रहा है. सेकेंड वाले को दे दिया 250 250 और थर्ड वाले को मान लीजिए 100 रुपये दे दिया. बाकी के जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उन्हें संतावना पुरस्कार दिया जाता था. अब आई डोंट नो व्हाट इज़ हिंदी ऑफ संतावना पुरस्कार. संतावना पुरस्कार का मतलब होता है कि आप सभी संतोष करिए, इस बार आपको नहीं मिला. हमारे स्कूल में तो संतावना पुरस्कार दिया जाता है. आई एम ऑलवेज रिसिपिएंट ऑफ द संतावना पुरस्कार ओनली. तो संतावना पुरस्कार क्यों दिया जाता था? क्योंकि हमारे कल्चर में ये एक एक्सेप्टेंस है कि सपोज दैट फॉर टुडे यू आर अ विनर, पर इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया आपकी है या सब कुछ आपका है. येस डेफिनेटली यू आर डू वंडरफुल गुड बट डोंट मीनिंग ऑफ दिस कि आप ही का सब कुछ है. तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है. आई थिंक आपने समझा होगा. तो इस लाइन को लिख लीजिएगा, विनर्स टेक्स ऑल. कि इंडिया का ये कल्चर नहीं है कि विनर्स टेक्स ऑल. नॉर इज़ देयर अ कॉन्फिडेंट बिलीव दैट द एंड जस्टिफाई द मीन्स. और ना ही हमारे वहाँ ये कल्चर है कि एंड जो था, मान लीजिए कोई देश जो है वो किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो जब उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया वो तो एंड था कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन उसका मीन्स मतलब उसका पर्पज क्या था? तो भारत ये समझता है अच्छे तरीके से कि जो एंड है, जो समाप्ति है, जो समापन है, उससे ये कहीं से भी प्रूफ नहीं होता कि आपकी असल में मनसा क्या है. अभी आगे समझाऊंगी कैसे. चैप्टर में जयशंकर साहब आगे लिखते हैं, द बेस्ट नोन ऑफ द डिलेमा इन द महाभारत रिलेट टू determine to implement key policy without being discouraged by the collateral consequences of the action. यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी डेल्मा, सबसे बड़ा जो उलझन जो थी महाभारत के बैटल के अंतर्गत वो था कि ये निश्चित कर पाना, डिटरमाइन कर पाना कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, बिना इस बात से अपने आप को डिमोटिवेट किए बगैर, बिना अपने आप को इस प्रति से मतलब बहुत ज़्यादा निराश किए बगैर, कोलेट्रल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसे
कि अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, अब आप चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए आपने कोलेट्रल रखा है। कोलेट्रल मतलब क्या होता है कि आपने साक्ष्य के तौर पे रखा हुआ है कुछ भी, कि यदि मैं लोन नहीं चुका पाऊँगा तो मुझसे मेरा ये ले लीजिएगा। फिर वो आपका कुछ भी हो सकता है, घर, गाड़ी, ज़मीन, कुछ भी, जो भी आपने लोन के बदले लिया हो। तो मेन डिलेमा महाभारत के अंदर ये था कि अगर हमने ये डिसीज़न लिया तो इसके बदले हमारा क्या क्या जाएगा। तो यही मेन डिलेमा था। जैसे यदि आप भी सोचते होंगे ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन और द एग्ज़ाम प्रिपरेशन विच इज़ यू आर प्रिपेयर फॉर, कि यदि मैं पास नहीं कर पाया तो क्या होगा, यही तो डिलेमा होता है। तो ये आज की डिलेमा नहीं है, महाभारत के समय की है, कि यदि मैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बदले मेरा नुकसान क्या होगा। ठीक है, आगे, इफ़ देयर इज़ अ मैसेज इन अर्जुन्स चॉइस, इट इज़ दैट वी हैव टू फेस अप टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउएवर डिफ़िकल्ट देयर कॉन्सिक्वेंसेज। अर्जुन के चॉइस को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरे ख्याल से एक चैप्टर है अर्जुन चॉइस करके, इसमें कितने लोगों ने पढ़ा। सो इफ़ देयर इज़ अ मैसेज, अगर कोई एक मैसेज आप लोग लेना चाहते हैं अर्जुन के चॉइस से, तो वो है अर्जुन चॉइस, मतलब अब अंतिम में अर्जुन क्या चूज़ करता है करने के लिए। वी हैव टू फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सभी जिम्मेदारियों को फेस करेंगे। हाउएवर डिफ़िकल्ट देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कितना भी कठिन, कितना भी अधिक दुर्गम कठिन उसका परिणाम क्यों ना हो, हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वहन करेंगे, क्यों ना उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। आगे, कॉन्फ्लिक्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज़ डिस्ट्रक्टिव टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इन्वॉल्व्ड पार्टी। कॉन्फ्लिक्ट बाय इट्स वेरी नेचर, कॉन्फ्लिक्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज़ डिस्ट्रक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, झगड़ा जो होता है, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। उसका कभी भी आप नहीं कह सकते कि किसी भी झगड़े से कोई भी कंस्ट्रक्टिव निर्माणकारी परिणाम निकले, उससे हमेशा डिस्ट्रक्शन होगा। फिर आप कितना भी आप कह लें ना कि मैं सही हूँ इसलिए मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, जैसे शब्द आता है लड़ना, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका जो लड़ना है ना, वो आपके लिए और ना सामने वाले के लिए तो अच्छा हो ना, इसलिए आप लड़ रहे हैं, तो ये भी मान के चलिए वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट बाय इट्स वेरी नेचर, कॉन्फ्लिक्ट का जो संघर्ष होता है उसका नेचर ही होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना। टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इन्वॉल्व पार्टीज़, फिर वो कोई भी, तो ये आज के समय में जो युद्ध हो रहा है उसमें आप लोगों ने बार बार देखा होगा, पीएम मोदी हमेशा इस बात को कोट करते हैं कि ये समय आज युद्ध का नहीं है और युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, ये वही लाइन है। ठीक है, आफ्टर ऑल वी ऑल नो दैट हाउ जयशंकर सर एंड पीएम मोदी इज़ क्लोज, और ये होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। ये एक, अगर आप थॉट प्रोसेस को इक्वली शेयर करते हैं और एक पार्टी में रहते हैं, एक सरकार में रहते हैं, और सरकार में रहने वाले सभी लोगों का थॉट प्रोसेस इतना सेम है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हेल्दी है। आफ्टर ऑल एक विचारधारा के नाम पे आप आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ठीक बात है। ए मोर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इज़ मोर वनरेबल इवन इफ़ इट हैज़ क्रिएटेड ग्रेटर कैपेबिलिटीज़। वेरी नाइस, मुझे ये जो लाइन है ना बहुत अच्छी लगी। आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूछा जाता है ना, एडवांटेजेस लिखने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे आप लिखिएगा क्रिटिसिज्म में, अगर क्रिटिसिज्म आता है तो लिखिएगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा वर्नरेबल होते जाएंगे। वर्नरेबल का मतलब होता है कि उतने ज़्यादा संकट के प्रति अपने आप को खुला रख देना, या मतलब जैसे संकट आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना, उसी को वर्नरेबल कहते हैं। ठीक है, इवन इफ इट हैज़ क्रिएटेड ग्रेटर कैपेबिलिटी। फिर आप कहें कि 4G आ गया, 5G आ गया, 6G आ गया, AI आ गया, ChatGPT आ गया, ये आ गया, वो आ गया, एनीथिंग, कितना भी डेवलप, ये यूनिवर्सल लाइन है। ठीक है, his Krishna willingness to forgive his cousin and rival Sisupal 100 provocation before finally decisively it instructive lesson for a nation with growing capability in the global arena। क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान के पास ऐसी कौन सी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कजिन मतलब अपने बुआ के लड़के शिशुपाल की 100 गालियाँ सही,
अचानक से उसके ऊपर अटैक नहीं कर दिया। भारत क्या करता है कि वी आर ए डेटरेंट नेशन। हम लोग क्या हैं, हम लोग ऐसे देश हैं, ऐसे देश का कल्चर है हमारा कि जहाँ पे हमारे पास पॉलिसी ऑफ डेटरेंस है कि हम अपनी रक्षा के लिए रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहे हैं, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारा खुद का सुरक्षा हो सके, शांति रह सके देश में, तो उसके लिए हम जो है ये तमाम तरीके की जो सुरक्षा प्रणाली है, चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब हो, फिर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट DRDO डेवलपमेंट करता रहता है। तो वो ही समझा रहा है कि यही एक हमारे पास एक हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए यदि हम बढ़ रहे हैं तो। पावर एज इट्स ग्रोज मस्ट बी डिबेटेड, प्रोजेक्टेड एंड अप्लाइड जुडिशरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई देश बढ़ रहा है तो उस बात पे, वो बढ़ रहा है तो उसके ऊपर डिबेट हो कि देखिए वो बढ़ रहा है तो सही तरीके से बढ़ रहा है, मतलब राइट बढ़ रहा है या निगेटिव तरीके से बढ़ रहा है। दोनों बात पे डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और वन थिंग जो मैं सोचती हूँ कि कोई भी देश ओपन तरीके से ग्रो करे, मतलब जो उसकी डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। जैसे अमेरिका के डर की वजह से भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन को जब टेस्ट किया तो बहुत छुपा करके किया, या दुनिया में ईरान, इज़राइल या इवन नॉर्थ कोरिया जैसे देश आज के समय में अपने इस तरीके के प्रयास में प्रयासरत हैं और उसको चोरी छिपे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत सही है? जी नहीं। यदि किसी देश ने एटॉमिक परमाणु परीक्षण किया है तो क्यों किया था उस वक्त? अगर उस बात पे डिबेट हुआ होता, उस चीज़ को उसी वक्त रोका गया होता अगर दुनिया के लिए, तो फिर कोई भी देश नहीं करता। फिर यदि आज के समय बहुत सारे देश कर रहे हैं तो ये तो या तो दो ही स्थिति होगी कि सबके सब खत्म कर दे, तो ये स्थिति बन नहीं पा रही है। तो दूसरी स्थिति होनी चाहिए कि सबके सबके करें, तो वो भी खतरनाक है क्योंकि प्रकृति के लिए अब जो देश पावरफुल हो गए हैं वो दूसरे को रोके। तो अगर ऐसा हुआ होता, या अब अन्य मुद्दों में अगर इस बात को अप्लाई करके देखें कि जब भी कोई पावर ग्रो करे तो उसकी शक्तियों के बारे में डिबेट हो, प्रोजेक्टेड सामने लोगों के लाया जाए एंड अप्लाइड जुडिशली, और उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से हो। शक्ति का उपयोग करना हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए, आपके लिए कंपल्सन नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज ऑफ फोर्स मस्ट ऑलवेज बी कंसीडर्ड ऑप्शन, नेवर बी द फर्स्ट ऑप्शन। आपके लिए ये ऑप्शन की बात नहीं होनी चाहिए कि देखिए हमारे पास फोर्स है जो चाइना करता है, इफ़ यू डोंट गिव योर टेरिटरी ईजिली टू अस तो फिर हम अपना फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर वो मतलब वो किसी भी एरिया को आजकल, मतलब वो अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे देश की भी छोटी सी टेरिटरी को भी वो क्लेम कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से वो एक अच्छा तरीका, वो अपना फोर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि देखो भाई भूटान, तुम्हारी मेरे सामने औकात क्या है, राइट। दिस नेशन प्रिपेयर इटसेल्फ बेटर फॉर वॉट अवेट द वर्ल्ड। दिस नेशन प्रिपेयर इटसेल्फ, दिस नेशन इन द सेंस भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है जिसके लिए दुनिया वेट कर रही है। फॉर वॉट वर्ल्ड इज़ वेटिंग। मुझे लगता है कि ना पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए वेट कर रही है कि कोई एक देश उनके लिए एक ऐसा रोल मॉडल बने, एक ऐसा एग्जाम्पल बने जैसा कि हर कोई देश बनना चाहिए। वो कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए? देखिए कहते हैं ना, घर अच्छा हो या ना हो, घर के अंदर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ी सड़कों के साथ बहुत सारा डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो या ना हो, देश में एक जो अंदर के जो लोग रहने वाले हैं उनका जो जीवन, उनकी जो सोच, उनकी जो विचारधारा, उनका जो जीवन जीने का जो क्वालिटी है ना, आप कह सकते हैं कि वो जो फुल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो तमाम चीज़ें हो गई हैं। दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ टोटली डेंजरस। हमें एक स्तर पे आकर के भारत में ना वो जो कहते हैं ना कल्चरल टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है नेक्स्ट वीडियो में किसी में क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो वही है कि दिस नेशन प्रिपेयर इटसेल्फ, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बेटर फॉर वॉट अवेट द वर्ल्ड, जिसके लिए दुनिया इंतज़ार कर रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास? येस और नो? प्लीज़ मेक श्योर टू
आप लोग अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सेक्शन में, है ना। मैं आप लोगों को दो चीज़ बता देती हूँ कि इट इज़ माई कंपल्शन, ये मेरी मजबूरी है कि मैं आप सभी स्टूडेंट को किसी एक क्लासरूम में बिठा करके एज इन मैं ब्लैक बोर्ड पर खड़ी हो जाऊँ और पढ़ाऊँ, ये मेरा कंपल्सन है, ठीक है। और मुझे एक तरीके से लग रहा है कि ये कैपेबिलिटी भी बन गया है, मैंने अपनी इस कंपल्सन को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता बना ली है कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाती हूँ। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो को क्लास कहती हूँ कि मैं आपकी क्लास में आपकी क्लास ले रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। और मैं कमेंट सेक्शन को कमेंट सेक्शन नहीं कहना चाहती हूँ, मैं उसे आपका क्वेश्चन सेक्शन बोलती हूँ कि आप अपने टीचर से जैसे क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे तो वैसे यहाँ पे पूछे। क्योंकि लाइव क्लासेस में ले नहीं सकती हूँ, कुछ प्रॉपर एक गाइडलाइन या कुछ लिमिट होता है ना, इतने सब्सक्राइबर पे मैं लाइव क्लास ले सकती हूँ। अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर है नहीं, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, सिंसियरली पूछिएगा। और 100% मैं कह रही हूँ, मैं आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर जो मुझे आता होगा ज़रूर दूंगी, बिल्कुल दूंगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Today, India not only need to pay attention to the quality of cards that it has, but also focus on how to play them all। जैसे यहाँ पे उन्होंने चौरस के खेल की बात कर दी, वो खेलते हैं ना पत्ता, जो क्या बोलते हैं, ताश। तो उसमें देखते हैं ना कि आपके पास कौन कौन सा कार्ड है। तो आपको, भारत को इस समय ये देखने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि उसके पास कौन कौन सा कार्ड है, पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि उस कार्ड को कब किस समय कैसे खेला जाए, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, यहाँ कार्ड का मतलब ऑप्शंस है, और हमें ये देखना है हमें कब किस ऑप्शन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग परसीव्ड एज रूल अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेयर कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग परसीव्ड एज अ रूल अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्स, जैसे कि हम लोग क्या है ना, हमको लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं भारत को। कभी कभी आपको लगता होगा, कैसे लगता होगा, अब ये हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हैं, या जब भी कभी देखिए ना ओपेक वगैरह की मीटिंग होती है, तेल जो प्रोड्यूसिंग देश हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मनमानी कर देते हैं। या कभी कभी आप देखते होंगे ना कि जो ये EU है, EU नाम की संस्था, और जो USA नाम का ये दादागिरी करने वाला देश है, ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट को ना ऐसे बैन करते हैं और बोलते हैं कि ये कंटेमिनेटेड है, ये है, वो है। या WTO में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर बोला जाता है कि भारत सब्सिडी दे रहा है, ये वो तमाम तरीके से लांछन लगाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे जयशंकर साहब कह रहे हैं कि ये हमारी जो है अंडरस्टिमेशन जो हमारा किया जा रहा है, क्योंकि हम रूल अबाइडिंग है, रूल को मानते हैं और रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन इट कम टू accommodate nuclear aspiration, the world was far more trusting of the India than Pakistan। जब भारत इस बात के लिए एस्पायर कर रहा था कि हमारे पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, और ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका था, तो उस वक्त दुनिया को एक भरोसा है अभी भी, जब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और पाकिस्तान के पास है, लेकिन दुनिया का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा है, कि ये बात तय है कि भारत के पास एटॉमिक पावर है, वो एक एटॉमिक महाशक्ति है, लेकिन फिर भी वो इसके बावजूद भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। वर्ल्ड हैव मोर ट्रस्ट ऑन इंडिया देन पाकिस्तान, ठीक है। मच ऑफ श्री कृष्ण रिलेवेंस टू द पांडवाज इज हिज कंट्रीब्यूशन टू रिजॉल्विंग दिस डिलेमा एंड एड्रेसिंग द सिचुएशन व्हेन रूल्स स्टॉप बीइंग अ रूल। कृष्ण की जो उपयोगिता थी पांडवों के लिए वो बहुत कुछ रही होगी, लेकिन एक उपयोगिता जो कृष्ण की थी पांडवों के बीच में वो ये थी कि उन्होंने बताया था कि किस समय कानून फॉलो करना बंद कर देता है, जैसे कानून काम करना बंद कर देता है, ठीक है। व्हेन रूल्स स्टॉप बीइंग रूल, कब कानून जो है उसका उपयोग या कानून का काम नहीं हो रह जाता, कानून कहते हैं ना, कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो कृष्ण ने कब बताया था उन लोगों को, पांडव को, देखो ये रूल है तो, लेकिन फॉलो नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस कृष्ण भगवान की थी वहाँ पे। पाकिस्तान इन 1 मिनट।
पाकिस्तान जो है ना बार बार इस बात की दादागिरी दिखाता है और जो अपने टेररिस्ट होते हैं ना उनका यूज करता है ये दिखाने के लिए, देखो अटैक करोगे तो हम भी अटैक कर देंगे, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है। वो तमाम बार ऐसा करते हैं क्योंकि वो इक्वलिटी दिखाना चाहते हैं कि ये देखो ये है टेररिस्ट और ये है सैनिक, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, वो एक इक्विवेलेंस दिखाने का काम करते हैं। द वैल्यू ऑफ Uri and Balakot responses was that finally Indian policy could think for itself rather than let Pakistan condition its answer। तो पहली बार भारत ने दिखाया कि देखिए हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एक हित है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ना कि पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देते थे कि पाकिस्तान देखते हैं क्या आंसर देगा, ऐसा नहीं है। कौटिल्य की जो राइटिंग है वो इस बात को अंडरलाइन करती है कि क्या इम्पोर्टेंस है साम दान दंड भेद की, अलाइंस कंपनसेशन फोर्स ट्रिकरी वे टू अप्रोचिंग पॉलिटिकल चैलेंज। जब भी पॉलिटिकल चैलेंज हमारे सामने आता है तो कैसे इन चारों का यूज करके हम उस चीज़ से जो है निपट सकते हैं। नेबर्स आर नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस जस्ट एज रिलेटिव्स वर नॉट इन द महाभारत। जैसे महाभारत में होता क्या है ना कि उनके जो रिलेटिव है वो उनकी चॉइस नहीं बन सकते थे, वो बिल्कुल नहीं चाह सकते थे कि ये मेरे चाचा के बेटे ना बने, सॉरी बड़े पापा के बेटे, क्योंकि पांडवास जो थे वो छोटे भाई के बेटे थे, ये मेरे बड़े पापा के बेटे ना बने। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि ये मेरे चाचा के बेटे ना बने, या ये मेरे गुरु ना हो, ये मेरे दादाजी ना हो, तो ये उनके चॉइस के लिए नहीं था। ठीक वैसे ही भारत जो है वो कुछ भी कर ले, ये हमारी चॉइस की बात नहीं है कि पाकिस्तान काश हमारा नेबर नहीं होता, काश चाइना हमारा नेबर नहीं होता, है ना। फिर हम चाहते ना कि यहाँ पे फ्रांस आ जाता, बहुत अच्छे रिलेशन दिखा रहा है फ्रांस। कैसा लगता है देश आपको, अगर भारत के रिलेशन के बारे में बात करें? या फिर आप और कौन सा देश, चाइना की जगह पे कौन सा देश चाहते हैं कि भारत का नेबर होता, बताइएगा। चलिएगा, नेबर्स आर, हाँ हो गया। ए सोसाइटी डैट वुड सून बी द मोस्ट पॉपुलस एंड प्रोमिनेंट इन इट्स इकोनॉमिक साइज कैन नॉट बी विदाउट इट्स मैसेज। देखिए जो भारत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी सिर्फ, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हम एक मैसेज के साथ बढ़े कि देखिए भारत बढ़ रही है। या कोई ट्रेन आती जाती है ना, तो वो ट्रेन क्या मैसेज देती है कि ये अब भारी क्षमता वाली एक ट्रेन जा रही है। इस ट्रेन का क्या महत्व है, क्या मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों को एक कोने से दूसरे कोने जोड़ने का काम ये ट्रेन कर रही है। या मालगाड़ी है तो बहुत ही तेज़ स्पीड से जो माल है, खेती के माल, उसको एक कोने से दूसरे कोने में भारत के पहुंचाने का काम कर रही है। तो वैसे ही जब भारत नामक एक बहुत बड़ी महाशक्ति दुनिया में लोगों के सामने आ रही है, इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ, तो विद अ मैसेज, भारत का एक मैसेज होना चाहिए दुनिया में, और ये होना चाहिए, मस्ट बी, हमारा एक मैसेज होना चाहिए। द पांडवास आर ऑन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। पांडव जो थे वो इंटीग्रेशन के ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। हम होते हैं ना, कहते हैं कि ये हमारे खेमे में हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अभी इसको देखिएगा, इस लाइन में कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कहूँगी कनेक्शन को एक साथ इन्होंने पिरोया है। पांडवास आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन, बॉर्न ऑफ डिफरेंट मदर। आपको पता है कि कितने भाई थे पांडव? 5। 3 जो थे वो कुंती के बेटे थे, माता कुंती, और जो 2 थे वो माधवी के बेटे थे, माता माधवी। तो कुंती के 3 बेटे कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माधवी के 2 बेटे कौन से थे? नकुल और सहदेव, ठीक है। तो लेकिन ये 2 माँ के, मतलब अब आज की भाषा में कह दे तो सौतेली माँ। सोचिए, सौतेली माँ, सौतेली बच्चे, वो आपस में लड़ते हैं, वो कहाँ पे एक साथ खड़े होकर दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, ऐसा मतलब एग्जाम्पल नहीं दिखता। तो एक इंटीग्रेशन हुआ ना, 5 हैं लेकिन 3 एक माँ के, 2 एक अलग माँ के, और दोनों इंटीग्रेट होकर के आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। बॉर्न ऑफ डिफरेंट मदर एंड ईच विद कॉम्प्लेक्स पैटर्नल ओरिजिन, दे फंक्शन वेरी वेल एज अ टीम
ओवरकमिंग इंटरनल टेंशन। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो उनकी इंटरनल टेंशन है उससे वो बाहर आ सके। जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कौरव ने उनके सामने एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था कि तुम रहोगे कहाँ पे, ये सिर्फ ज़मीन की बात नहीं थी। हमें लगता है ना कि कौरव बोले कि ज़मीन नहीं देंगे, जी नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम से वो ओवरकम कैसे होना चाह रहे थे। एक तो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, दूसरी द्रौपदी ने बोल दिया था कि वो अपने केस को तब तक श्रृंगार नहीं करेंगी या बांधेगी नहीं जब तक जयद्रथ के जो छाती का लहू है वो नहीं मिलेगा। बहुत सारे और लोगों ने बहुत सारी और प्रतिज्ञा ले रखी थी। अर्जुन की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, भीम ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो वो सभी जो उनके आपसी जो उनके इंटरनल इंटरेस्ट थे वो किस तरीके से कंप्लीट हो सके, इंटरनल जो टेंशन थी वो किस तरीके से उससे वो ओवरकम हो सके। शाल्य, बलराम, रुकुम आर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए नॉन अलाइनमेंट टू नॉन इन्वॉल्वमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नैम पे कोई पॉइंट आ जाए ना लिखने कि भारत में, बहुत बार क्वेश्चन आता है नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? कि भारत ना यूएसए की तरफ होगा, ना रसिया की तरफ होगा, ना चाइना की तरफ होगा, ना हम अमेरिका की तरफ होंगे, ना हम यूरोप की तरफ होंगे, ना हम आशियान की तरफ होंगे। तो जो इसे नॉन अलाइनमेंट कहते हैं कि हम किसी के खेमे से में नहीं बटेंगे। तो वही बार बार पूछता है कि जो नैम की पॉलिसी है वो क्या रेलेवेंट रह गई है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन अलाइनमेंट का। शाल्य, बलराम और रुकुम। रुकुम कौन है? तो रुकुम मुझे लगता है कि वो द्रौपदी के भाई हैं। बलराम कृष्ण भगवान के भाई हैं। और शाल्य कौन है मुझे जानकारी नहीं है अभी। तो ये जो तीनों थे ना ये इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको, इनके मतलब अगर देखें तो ये इम्पॉर्टेंट, मतलब भाई कृष्ण भगवान युद्ध में एकदम प्राइम फैक्टर निभा रहे हैं, एकदम प्राइम पोजीशन पे। लेकिन उनके भाई ने कहा देखो भाई, ना मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा ना मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, बिल्कुल मैं अपनी स्थिति में एकदम मग्न हूँ, मुझे किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ना। शाल्य, उस वक्त उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा। ठीक है भाई, जो जीतेगा बाद में मुझसे दुश्मनी निकाले, अरे तुम तो मेरे तरफ से लड़े ही नहीं थे। उन्होंने क्या बोला कि जी हमें किसी की साइड नहीं लेनी है, लड़ो, तुम लोगों को लड़ना है। तो ये एग्जाम्पल है कि नॉन इन्वॉल्वमेंट और नॉन अलाइनमेंट का। ठीक है। एट द की मोमेंट द किलिंग ऑफ द जयद्रथ, कर्ण और दुर्योधन, ही बोथ मोटिवेटर एंड जस्टिफायर। कृष्ण भगवान की बात की जा रही है कि जब इन लोगों की डेथ हुई तो चूँकि ये इनके बहुत ही क्लोज किन थे, जयद्रथ हुए, कर्ण हुए, दुर्योधन हुए, तो जब इन लोगों की डेथ हुई तो उस वक्त इनको बहुत दुख हुआ कि अपने सगे ही को ही मार दिया। तो उस चीज़ को उन्होंने, कृष्ण भगवान ने खड़ा होकर के जस्टिफाई भी किया और लोगों को मोटिवेट भी किया कि देखो क्या वजह थी, तुम मतलब उनका जो मूल जो उद्देश्य था वो उनको याद दिलाया वहाँ पे। चलिए हम लोग क्लास के एकदम लास्ट स्टेप पे आ गए। अंतिम पेज से कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं। बीइंग एन इथिकल पावर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन वे। तो भारत एक इथिकल पावर है, पावर ही नहीं, इथिकल पावर। इथिकल पावर मतलब नैतिक शक्ति। हम नैतिक, जब शक्ति के साथ नैतिकता जुड़ती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको पता है कि वो शक्ति नहीं है, उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या। द महाभारत इज़ मच ए टेल ऑफ इथिक्स एज अ पावर। जो महाभारत है वो सिर्फ इसके बारे में बात ही नहीं करता कि सही क्या है गलत क्या है। ये एक कहानी सही और गलत की नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है कि कैसे एक पावर इथिकल हो सकता है। ठीक है। पूरी जो कहानी है महाभारत की वो पावर की बिल्कुल भी नहीं है कि शक्ति दुर्योधन के पास थी, युधिष्ठिर के पास थी, अर्जुन के पास थी, कर्ण सही थे, ये सही थे, वो गलत थे। ये पूरी कहानी एक इथिकल पावर की है कि एक पावर जो है वो किस तरीके से इथिकल हो सकता है या इथिकल पावर कैसे हो सकता है। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हम सोचते हैं पावर, सुपर पावर, मेगा पावर, ये वो। तो इस सब से हट करके इथिकल पावर, नैतिक शक्ति के बारे में हमें ये बताता है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये 3rd चैप्टर था। 4th चैप्टर की नोट्स जो है वो आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट है, उसकी क्लास मैं कर लूँगी
क्योंकि बहुत सारी और क्लासेस जो कि आप लोगों की एक साथ, जैसा कि मैं आपको बता भी दूँ यहाँ पे, बहुत ही सुनहरा मौका ये साल आप लोगों को लिए लेकर के आया है। आपके पास UPPCS देखने का मौका है। अगर फॉर्म भर दिया, वेल एंड गुड। फिर उसके बाद BPSC 70वीं BPSC में ऐतिहासिक भर्तियाँ आई हैं, 2000 पद हैं। फिर उसके बाद रेस 2 फरवरी को पेपर है। और फिर उसके बाद अगर एक फॉर्म नहीं भरा एक भी आपने, तो MPPCS का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके फॉर्म भी जल्दी आने वाले हैं, 16 फरवरी को इसका पेपर है। UPPCS का पेपर डिलेमा में चला गया, पर दिसंबर में फॉर श्योर पेपर हो जाएगा। BPSC का पेपर तो आप सभी को पता है 13 दिसंबर को है। रैस का पेपर 2 फरवरी को है और MPPCS का पेपर 16 फरवरी को है। इन सभी से रिलेटेड क्लासेस ब्राह्मी विद्यापीठ पे चल रही हैं। मैं ही पढ़ाती हूँ सारे सब्जेक्ट को, सारी क्लासेस को। तो अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग ब्राह्मी विद्यापीठ से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, पढ़े लिखें, महान बने, आगे बढ़ें। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते।